युद्ध का मैदान दो हाथापाई करने वाले लोगों के बीच धातुओं की टकराहट की आवाज से गूंज रहा था। शू फेंग शांति से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसा करते हुए उसने अपनी आवाज बदली और एक मेजबान की भूमिका निभाई, जिससे वीडियो और भी जीवंत हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा साथी इस समय एक अन्य एनपीसी के साथ मुकाबला कर रहा है। हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन सभी को एनपीसी में लाल रंग के बोल्ड नाम दिखाई देने चाहिए, है ना? मैं और मेरा साथी अचानक इस छिपे हुए ठिकाने पर पहुंच गए, यह सोचकर कि यह उन छिपे हुए तहखानों में से एक है, लेकिन हम गलत थे। यह जगह इन लाल नाम वाले एनपीसी से भरी हुई थी। उस टिप्पणी के तुरंत बाद वन मैन मीडिया को अचानक बढ़त मिल गई और उसने लाल नाम वाले एनपीसी पर हवाई हमला कर दिया। हे भगवान, मेरे साथी ने अभी अभी बढ़त हासिल कर ली है। देखो, वह एनपीसी अभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या यह लिन फेंग अभी असली है? वन मैन मीडिया उसकी टिप्पणी से उत्तेजित हो गया। क्या यह किसी तरह का शो था और वह अपने भ्रामक वीडियो के लिए सिर्फ एक अभिनेता था? ठीक है, यह सच था कि वे यही कर रहे थे, लेकिन बिना किसी शर्म के इस तरह गंभीरता से टिप्पणी करना अवास्तविक था। इससे भी बदतर, वह जानबूझकर अपनी आवाज बदल रहा था, जिससे दूसरों को यह पता न चले कि टिप्पणीकार कौन है। हालांकि उसका चेहरा रिकॉर्ड किया जा रहा था और सभी को ठीक ठीक पता था कि वह कौन है। एक बार वीडियो प्रकाशित हो जाने के बाद अगर वह उजागर हो जाता तो सिर्फ उसी को दोषी ठहराया जाता। शू फेंग खुद बेदाग रहता क्योंकि उसने कभी अपनी उपस्थिति का खुलासा नहीं किया। और आवाज का क्या? कोई भी इसे आसानी से यह कहकर खारिज कर सकता था कि यह दूसरों द्वारा दुर्भावनापूर्वक किया गया था ताकि उस पर दोष मढ़ा जा सके। इसके अलावा उन्हें पूरा यकीन था कि जेंटल विंड सबसे पहले सामने आकर जू फेंग की बेगुनाही का दावा करेगी, क्योंकि उनका रिश्ता कुछ हद तक महत्वाकांक्षी था। मैं सचमुच पूरी तरह से फंस गया हूं, वन मैन मीडिया ने पीड़ा में अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए कहा, कमजोर और पराजित एनपीसी पर अंतिम प्रहार करने का प्रयास करते हुए। हालांकि अचानक एक छड़ी प्रकट हुई जिसने उसके वार को रोक दिया। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसे जू फेंग रोक रहा था। तुम क्या कर रहे हो? वन मैन मीडिया ने उलझन में पूछा। कुछ खास नहीं, जू फेंग ने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी तलवार छीन ली और खुद पर जानलेवा वार कर दिया। जैसे ही एनपीसी जमीन पर गिर पड़ा और हमले से मर गया, जू फेंग ने तलवार उसे लौटा दी। भ्रमित वन मैन मीडिया को नजरअंदाज करते हुए जू फेंग ने लाश पर कुछ और वार किए और फिर अपनी जगह पर वापस भाग गया। अभी भी अचंभित होकर देखते हुए वन मैन मीडिया ने चुपचाप तलवार पकड़ रखी थी। इस बीच जू फेंग ने अपनी टिप्पणी जारी रखी। जीत, मेरे साथी ने एनपीसी को मार डाला। सोच रहा हूं कि हमें किस तरह का ड्रॉप रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ही उसने कैमरा आगे बढ़ाया और एनपीसी की लाश के पास पहुंचा, एक चमकदार नीली रोशनी निकली। तभी वन मैन मीडिया को एहसास हुआ कि वह पहले क्या कर रहा था। वह लाश के पास स्टॉर्म फैंग ब्लेड लगा रहा था, मानो कोई दुर्लभ उपकरण उनके द्वारा गिरा दिया गया हो। हालांकि वह इस मामले पर चुप ही रह सके और कैमरे के पीछे से जू फेंग को संकेत देते देख खिलखिलाकर हंस पड़े। वन मैन मीडिया, हम जांच क्यों नहीं करते कि यह किस तरह की चीज है? जू फेंग ने अपनी बदली हुई आवाज में उत्साह से आग्रह किया। हाँ, हमें देखना चाहिए कि यह क्या है। सहज संयम बनाए रखते हुए वन मैन मीडिया ने अपनी तलवार म्यान में रखी और एक घुटने के बल बैठ गया। हे भगवान, वह अचानक आश्चर्य से चिल्लाया। यह क्या है? यह एक दुर्लभ उपकरण है। रुको, क्या? हैरान होते हुए जू फेंग ने जल्दी से तलवार पर कैमरा जूम किया और पूछा, इसकी क्या खूबियां हैं? कुछ सेकंड बाद वन मैन मीडिया ने तलवार की खूबियां दिखाईं और स्टॉर्म फैंग ब्लेड के बारे में विस्तार से बताया। उसने हैरानी से उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाल नाम वाले एनपीसी के पास इतनी बड़ी लूट होगी। यह कहने के बाद जू फेंग ने अचानक वीडियो रोक दिया और दूसरे एनपीसी के पास वापस चला गया। अगले नंबर पर तुम हो और वहां से गुजरने वाले पर दर्द से चिल्लाना मत, ठीक है? अविश्वास से भरकर एनपीसी ने जू फेंग को घूर कर देखा, जिसने मजाक करते हुए अपने साथी को बेरहमी से मार डाला था। ओह, तुम मुझे घूर रहे हो? जू फेंग हंसा, अपनी लाठी निकाली और उसे अपने दूसरे बंधे हुए साथी की ओर तान दिया।
क्या तुम चाहते हो कि मैं वो दृश्य फिर से दोहराऊं कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो क्या होगा? उसने ठंडे स्वर में पूछा। डर के मारे एनपीसी ने मुंह में लार भर ली, साफ तौर पर अपने साथी की मौत का जिम्मेदार होने के डर से। ए मॉन्स्टर, एनपीसी बुदबुदाया। राक्षस? अब इंसानियत का दिखावा करना बंद करो, जब हम दोनों जानते हैं कि तुमने अपने तथाकथित विद्रोह के बहाने क्या किया। या क्या मुझे यहाँ ठिकाने के अंदर पिंजरे में बंद औरतों को साथ लाकर उनसे पूछना चाहिए कि वे तुम सबके बारे में कैसा महसूस करती हैं? जू फेंग ने अचानक पूछा और एनपीसी के कंधे पर थपथपाया। चूंकि तुम खुद को इंसान नहीं समझते, तो मुझसे भी इंसान जैसा व्यवहार करने की उम्मीद मत करो। अचानक इस खुलासे से एनपीसी का चेहरा राख जैसा धूसर हो गया। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और जू फेंग को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे बस एक मुखौटा दिखाई दिया जिसने उसके चेहरे के भाव को छुपा दिया था। चेहरा न देख पाने के बावजूद एनपीसी को अपनी ओर एक क्रूर मुस्कान और धमकी भरे भाव का आभास हो गया। या तो तुम मेरी बात मानो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी दुर्गति में भेज दूंगा। बेशक यह कोई तेज हथियार नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे ठिकाने में मौजूद औजार होंगे। यह जानते हुए कि धमकी खाली नहीं थी, एनपीसी ने सिर हिलाया। अच्छा, जू फेंग ने रस्सियां ढीली कर दीं, और पिछली घटना के विपरीत एनपीसी ने कोई मजाक नहीं किया। उसने निर्देशानुसार किया और बेहद दुखी और उत्तेजित स्वर में वन मैन मीडिया पर चिल्लाया। वहां से कौन गुजरता है? एनपीसी फिर एक पल के लिए रुका, अपने साथी के शव को देखते हुए। उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक घुसपैठिए, मेरे साथी को मारने की? मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय जू फेंग ने वन मैन मीडिया को एक बार फिर अपना संवाद कहने का इशारा किया। अपनी सच्ची भावना को दबाते हुए वन मैन मीडिया खिलखिलाकर हंसा। वाह, और दुश्मन? सोच रहा हूं कि क्या मुझे कोई और दुर्लभ औजार मिल सकता है। जू फेंग द्वारा रचित अगले दृश्य के समाप्त होते ही वन मैन मीडिया भावनात्मक रूप से अभिभूत हो गया। शारीरिक रूप से वह अभी भी ठीक था, क्योंकि कमजोर एनपीसी उसके लिए कोई खतरा नहीं था। हालांकि भावनात्मक रूप से उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह अभी भी इंसान है। ये लाल नाम वाले एनपीसी सामान्य खिलाड़ियों की तरह ही व्यवहार करते हैं, जिससे उनके लिए लड़ना घुटन भरा हो जाता है। इससे भी बुरी बात यह थी कि जानलेवा प्रहार जू फेंग ने तुरंत किया, जिससे वह उन्हें मारने वाला असली व्यक्ति बनने से बच गया। मैं कभी किसी से कोई एहसान नहीं मांगता, वन मैन मीडिया ने सोचा। वह जमीन पर गिर पड़ा और अब अपने शरीर को हिला भी नहीं सका। वीडियो पूरा हो गया था और हर दृश्य में उसे इस बात से दुखी और क्रोधित होना पड़ा कि कोई दुर्लभ उपकरण नहीं गिरा। इसके अलावा उसे झूठी जानकारी भी देनी पड़ी, जैसे कि दुर्लभ उपकरण गिरने की संभावना कम थी, लेकिन यह असंभव नहीं था। शायद अगर वे किसी और ऐसे ही ठिकाने की तलाश करें, तो उन्हें फिर से किस्मत का साथ मिल जाए। इस तरह की टिप्पणियां जाहिर तौर पर दूसरों को और ठिकाने ढूंढने के लिए उकसाने के लिए थी। यहां काम हो गया, है ना? वन मैन मीडिया ने पूछा। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी नजर थी। हालांकि रॉल्फ अभी भी जिंदा था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जू फेंग ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसका मतलब था कि उसे बाकी एनपीसी के उलट जिंदा रखा जाएगा, और वह रॉल्फ के भविष्य के बारे में भी नहीं पूछने वाला था। जितना कम वह जानता, उतना ही उसके लिए अच्छा था। बिल्कुल नहीं, जू फेंग ने सिर हिलाया। अभी रॉल्फ पर नजर रखो और उस पर शिकंजा कसते जाओ, उसने आदेश दिया और मुड़कर ठिकाने की ओर चल पड़ा। हैरान, वन मैन मीडिया को समझ नहीं आ रहा था कि ठिकाने के अंदर और क्या करना है, और न ही वह जानना चाहता था। उसकी हरकतों पर सवाल उठाने के बजाय वन मैन मीडिया ने आदेश का पालन किया और रॉल्फ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मानो वह किसी घिसी-पिटी कहानी को अंजाम देगा जहां रस्सियां अचानक ढीली हो जाएं और रॉल्फ भाग जाए। ऐसा नज़ारा तभी देखने को मिलता था जब उन पर नज़र रखने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि हो या ऐसी पटकथा लिखने वाले लेखक अपने दर्शकों को 5 साल का समझते हों। मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस जरा सा हिलना डुलना तो मैं तुम्हारी खाल का एक टुकड़ा काट दूंगा, वन मैन मीडिया ने रॉल्फ को ठंडे स्वर में धमकाया। मैं इस क्रूर खिलाड़ी से फिर कभी कोई मदद नहीं मांगूंगा, वन मैन मीडिया ने सोचा। उसकी नज़रें उसके हाथ में पकड़े स्टॉर्मफैंग ब्लेड पर टिकी थीं। ऐसे हथियार के प्रलोभन का विरोध करना वाकई मुश्किल था, लेकिन उस कठिन परीक्षा के बाद
वह उसे वापस करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। जब वनमैन मीडिया ने अपना मन बना लिया, तब वापस ठिकाने पर जू फेंग धैर्यपूर्वक उस जगह पर फिर से काम कर रहा था। पहले उसे माना स्तंभ को नष्ट करने के लिए समय की कमी थी, इसलिए वह अन्य जानकारी नहीं खोज सका। चलो देखते हैं कि वे दस्तावेज कहाँ हैं। जू फेंग ने सोचा। वह उस कार्यालय या क्षेत्र की तलाश कर रहा था जहां रॉल्फ काम करता था। रॉल्फ को पकड़ना उद्देश्यों में से एक था, लेकिन उसे केवल विद्रोही से ज्यादा की जरूरत थी। उसे ठोस सबूतों के साथ साथ विद्रोह में शामिल कई लोगों की भी जरूरत थी। चूंकि उसने मिशन स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह इसे आधे अधूरे मन से करने वाला नहीं था। या तो जिस मिशन को स्वीकार कर रहे हैं उसमें पूरी ताकत लगा दें, या फिर उसे शुरू से ही स्वीकार न करें। औसत खिलाड़ियों को यह नहीं पता था कि उनकी सफलता दर और मिशन पूरा करने का तरीका उनकी प्रतिष्ठा और एनपीसी के समग्र विश्वास स्तर को प्रभावित करेगा। यह एक छिपी हुई और क्रूर सजा थी जिसे दिव्य दुनिया ने उन स्पीडरनर्स को बर्बाद करने के लिए बनाया था जो मिशन को सबसे तेज गति से पूरा करने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं करते थे। जैसे ही जू फेंग उस ठिकाने से गुजरा, गुफा की दीवारें उसे घेरती हुई प्रतीत हुईं। वे नुकीली चट्टानों और गीली काई से ढकी हुई थीं जो मंद, टिमटिमाती मशालों के नीचे चमक रही थी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि वे लोग ऐसे माहौल में कैसे रह सकते हैं, जू फेंग ने अपना मुखौटा अस्थायी रूप से हटाते हुए कहा। उसे मुखौटा हटाना पड़ा क्योंकि हवा मिट्टी और सड़न की गंध से भरी हुई थी, जिससे उसकी सांसें भारी लग रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, दीवारों पर बेतरतीब लपटों के कारण साए की झलकें नाचती रहीं, जिससे एक भयानक और दमनकारी माहौल बन गया। फर्श उबड़-खाबड़ था, ढीले पत्थरों से भरा हुआ था और बीच बीच में हड्डियों के टुकड़े भी दिख जाते थे, जो उन साहसी लोगों के अवशेष थे जिनकी मौत यहीं हुई थी। ये हड्डियों के टुकड़े ही एक वजह थे कि शू फेंग ने उन विद्रोहियों पर कोई दया नहीं दिखाई। वह कोई सहानुभूति रखने वाला या न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ देखकर आंखें मूंद लेता। चूंकि उसका उद्देश्य विद्रोहियों को या तो मारना था या हिरासत में लेना था, इसलिए बेहतर यही होगा कि वह उन सभी तोपों को मार डाले और सिर्फ नेता को ही पकड़ ले। आखिर ये दस्तावेज कहाँ छिपे हैं? उसने भौहें सिकोड़ते हुए किसी गुप्त जगह के संकेत के लिए धुंधली रोशनी वाली गुफा को देखा। कुछ समय बाद जू फेंग को अंततः सफलता मिल गई और उसे एक छिपा हुआ डिब्बा मिल गया। वह रोल्फ निश्चित रूप से एक चालाक आदमी है, उसने अपना हाथ रखते हुए और गुफा की दीवार के पीछे घने मन को महसूस करते हुए बुदबुदाया। मन स्तंभ के विस्फोट के कारण छिपने की जगह में मन का घनत्व बहुत बढ़ गया था, जिससे छिपे हुए डिब्बे को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी जू फेंग ने उसे ढूंढ लिया और उसे सक्रिय करने के लिए तुरंत अपना कुछ मन उसमें डाल दिया। जैसे ही गुफा की दीवार पर मन डाला गया, अचानक एक धमाके की आवाज गूंजी, उसके बाद चरमराहट की आवाज आई। जैसे ही दीवार थोड़ी घूमी, अंदर का डिब्बा खुल गया। बिंगो! जू फेंग मुस्कुराया और डिब्बे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, डिब्बा करीने से सजा हुआ था, बीच में एक ऑफिस टेबल रखी थी। हे, इस रोल्फ को तो पक्का यकीन है कि वह शहर का मेयर बन सकता है, उसने मन ही मन उपहास किया और डिब्बे की बनावट और डिजाइन को शहर के मेयर के कार्यालय जैसा समझा। ऑफिस की मेज के पास बैठते हुए जू फेंग ने रॉल्फ के उद्देश्य पर व्यंग्य किया। हो सकता है कि दूसरों को डिब्बे के डिजाइन का ज्यादा महत्व समझ न आया हो, लेकिन उसे नहीं। एक नज़र में ही वह समझ गया कि रॉल्फ शहर का मेयर बनना चाहता है, लेकिन उसकी साख और प्रतिष्ठा को देखते हुए उसके लिए कभी भी मेयर बनना नामुमकिन था। इसलिए एकमात्र रास्ता यही था कि मौजूदा शहर के मेयर को उखाड़ फेंका जाए और अपनी प्रभुता स्थापित करके सख्ती से शासन किया जाए। हालांकि ऐसा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला था। क्या रॉल्फ ने सचमुच सोचा था कि एथेरिया साम्राज्य इतनी बड़ी घटना को नजरअंदाज कर देगा? भले ही वह किसी तरह कामयाब हो गया और शहर का मेयर बन गया। यह नाजायज तरीके से हासिल किया गया था और इसका नतीजा निश्चित रूप से एक जबरदस्त प्रतिक्रिया के रूप में सामने आएगा, जिसमें साम्राज्य अपनी सबसे मजबूत सेना को उन्हें खत्म करने के लिए जुटाएगा। सपने सिर्फ मूर्खों के ही सपने होते हैं, जू फेंग ने मन ही मन सोचा। उसके मन में, अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप उसके बारे में सिर्फ सपने नहीं देख सकते।
आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभावना की योजना बनानी होगी और उस पर विचार करना होगा। इसके अलावा किसी को उन परिणामों और प्रतिक्रियाओं पर भी विचार करना चाहिए जो उसे हासिल करने की कोशिश में हो सकती हैं। एक बार जब परिणाम और प्रतिक्रियाएं सफलता के फल पर हावी हो गईं, तो इसका मतलब था कि यह एक काल्पनिक सपना था। अपना सिर हिलाते हुए शू फेंग ने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, उसकी मुस्कान और गहरी होती गई। रोल्फ ने मुझे सचमुच निराश नहीं किया, उसने रोल्फ द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखे गए दस्तावेजों को पढ़ते हुए बुदबुदाया। रोल्फ जैसे व्यावहारिक और मनोरोगी व्यक्ति के लिए उसे कुछ श्रेय देना ही था। विद्रोहियों के सभी महत्वपूर्ण लोगों को उनके छिपने के ठिकानों और कस्बों में इकट्ठा होने के स्थानों को चिन्हित करने के लिए रोल्फ ने शहर के मेयर का पद संभालते ही उन्हें खत्म करने की ठान ली थी। आखिरकार रोल्फ जानता था कि एथेरिया साम्राज्य उसे जरूर खत्म कर देगा, इसलिए इस तरह की जानकारी देकर वह एक सौदा कर सकता था। ज्यादातर संभावना यही थी कि यह सौदा उसे शहर के मेयर के पद पर बेदाग बने रहने की इजाजत देता, बशर्ते कि वह अब से कानूनी तौर पर चलता रहे। कितनी शर्म की बात है कि इस तरह के इंसान का इस्तेमाल ज्यादा दिन नहीं किया जा सकता। जू फेंग ने रोल्फ के व्यक्तित्व पर दया करते हुए बार बार मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। ऐसे कपटी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे ऐसे होते हैं जो किसी भी नकारात्मक संकेत के प्रकट होते ही विश्वासघात या विश्वासघात करने लगते हैं। कुछ समय बाद जू फेंग ने अपनी सूची में सभी दस्तावेज जमा कर लिए। कागजों के अलावा उसने ठिकाने में मौजूद सभी कीमती चीजें भी छीन ली और लूट ली। चूंकि विद्रोही उससे हार चुके थे, इसलिए लूट स्वाभाविक रूप से उसकी ही थी। उसने कुछ और पल खोजबीन में बिताए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई कीमती चीज पीछे न छूट जाए, फिर आगे एक गहरे रास्ते पर चला गया। ऐसा करते हुए उसने फिर से अपना मुखौटा पहन लिया। हर कदम आगे बढ़ने के साथ गुफा की दीवारों से चीखों और चिंताजनक फुसफुसाहटों की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे दमनकारी माहौल और भी गहरा होता जा रहा था। वह जितना आगे बढ़ता, हवा डर और हताशा के मिश्रण से उतनी ही घनी होती जा रही थी। उसकी टॉर्च की धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे लंबी परछाइयां बन रही थीं, जो खुरदरी दीवारों पर अशुभ रूप से नाच रही थीं। जब वह अंत के करीब पहुंचा, तो वहां सिर्फ धातु के पिंजरे थे और उनके भीतर औरतें थीं, जिनके कपड़े अस्तव्यस्त लग रहे थे और उनके हाथ और चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। जैसे ही इन औरतों ने जू फेंग की मौजूदगी देखी, वे सभी दर्द से चीखने चिल्लाने लगीं। नहीं, कृपया मुझे अब और चोट मत पहुंचाओ। मैं दोबारा नहीं चुना जाना चाहता। प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन वह नहीं। उनकी कमजोर चीखें देखकर, जो दर्शाती थीं कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था और उन्हें खाना भी नहीं दिया गया था, जू फेंग चुप हो गए। आराम करो, मैं विद्रोहियों का हिस्सा नहीं हूं, जू फेंग ने शांति से एक घुटने पर बैठकर अपना मुखौटा उतारते हुए समझाया। मुखौटा उतारते ही उन्होंने एक गर्मजोशी और सौम्य मुस्कान बिखेरी। अब तुम सुरक्षित हो। मैं उस टीम का हिस्सा हूं जिसे इन विद्रोहियों का सफाया करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये विद्रोही अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चौंके हुए, हतप्रभ, चिंतित, इन महिलाओं के चेहरों पर तरह तरह के भाव उभर आए। उन्हें अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और एक बहादुर महिला आगे आई। क्या तुम सच में विद्रोहियों का हिस्सा नहीं हो? या यह हमारे साथ खिलवाड़ करने की तुम्हारी एक और घटिया चाल है? इस तरह का सवाल सुनकर जू फेंग को अंदाजा हो गया कि उसके यहां आने से पहले इन महिलाओं पर क्या बीत रही थी। उनके जैसे अजनबियों के प्रति उनके संदेह और सावधानी को देखते हुए उनका विश्वास जीतना शायद लगभग नामुमकिन था। सौभाग्य से कुछ ऐसा था जिससे वह अभी भी अपनी योग्यता साबित कर सकता था। मैं एथेरिया साम्राज्य के अंतर्गत एक बैरन हूं, शू फेंग ने शांति से उत्तर दिया। और इन विद्रोहियों के विद्रोह की खबर ने साम्राज्य को चिंतित कर दिया है। इसलिए उन्होंने मुझे जांच के लिए भेजा है। आपकी मदद के लिए देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं, और हो सकता है कि आपको अभी भी संदेह हो। लेकिन अभी के लिए आप स्वतंत्र हैं। फिर वह उठा और धातु के पिंजरे का ताला खोलकर उनके लिए दरवाजा चौड़ा खोल दिया। हालांकि महिलाएं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रहीं, उन्हें साफ तौर पर यकीन नहीं था कि इसमें कुछ भी सच है या नहीं। आखिरकार
पहले वाली बहादुर महिला ने जू फेंग की बारीकी से जांच की और उसे पता चल गया कि उसका कुलीन पद सच था। हाँ, उसका कुलीन पद तो है ही। उसने अपने साथी कैदियों से कमजोरी से बुदबुदाया। अगर खिलाड़ी उसकी कुलीन स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते तो उनके लिए ऐसा करना मुश्किल होता, लेकिन दिव्य दुनिया के एनपीसी को खिलाड़ी की स्थिति और पहचान की पुष्टि करने में कोई परेशानी नहीं होती। यही कारण था कि ज्यादातर एनपीसी खिलाड़ियों को साहसी कहते थे, क्योंकि यही उनकी डिफ़ॉल्ट रैंक और हैसियत थी। बहादुर महिला ने उसकी बात को कुछ हद तक सच मान लिया था, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़कर धातु के पिंजरे से बाहर निकलने का फैसला किया। वह पहले ही सबसे बुरे हालातों से गुजर चुकी थी, इसलिए भले ही यह एक और घटिया खेल था, उसने उस आदमी के साथ मरने का फैसला किया। जू फेंग ने भी एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। अब कोई भी सांत्वना देने वाला शब्द बेकार था। जब हम ठिकाने से निकलेंगे तो उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी, उसने सोचा और उन्हें धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जैसे ही जू फेंग ने धीरे धीरे उन पहले से बंदी महिलाओं को बाहर निकाला, उन्होंने देखा कि ठिकाना सचमुच शांत था। उन दुष्ट आदमियों की पिछली बकबक अब सुनाई नहीं दे रही थी। वे सब लोग कहाँ हैं? उसी बहादुर महिला ने गहरी सांस ली और पूछा। मेरा नाम लिन फेंग है और अब आपको उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जू फेंग ने अपना परिचय दिया और स्थिति समझाई। और उनकी तनावपूर्ण भावनाओं को कम करने की कोशिश में उसने एक और सूक्ष्म विवरण जारी रखा। वे सभी प्रकृति के साथ एकाकार हो गई हैं और अब तुम औरतों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा कहने के बावजूद उस बहादुर औरत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, मानो उसे अब भी उस पर शक हो। प्रतिक्रिया की कमी से हैरान न होते हुए जू फेंग स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये औरतें उसके साथ बनी रहें और पीछे न रह जाए। आखिरकार वे कुपोषित थीं, इसलिए जाहिर था कि उनकी सहनशक्ति अपर्याप्त होगी। ठीक है, अकेली संवादक होने के नाते तुम्हें प्यास लगनी चाहिए, जू फेंग ने अचानक कहा। एक पानी की बोतल निकाली और उसे उस बहादुर औरत को दे दी। हैरान बहादुर औरत ने चुपचाप चमकते नीले तरल को देखा। उसका मुंह भले ही चुप रहा हो, लेकिन उसकी छोटी छोटी हरकतें उसे धोखा दे रही थीं। उसका मुंह थोड़ा सा फड़क रहा था और उसकी आंखों में एक ताज़ा पेय की लालसा साफ दिखाई दे रही थी। मुझे प्यास नहीं है, बहादुर औरत ने मन ही मन एक लंबी आंतरिक जद्दोजहद के बाद आखिरकार जवाब दिया। चाहे वह कितना भी प्यासा क्यों न हो, पुरुषों पर उसका भरोसा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। उसने मुफ्त में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि यह किसी नापाक इरादे से नहीं किया गया है। मना करने के बावजूद शू फेंग शांत रहा और मुस्कुराया। अगर तुम मुझे अपना नाम बताओ तो यह पानी की बोतल तुम्हारी है। इसे एक लेन देन समझो। इस टिप्पणी से चौंक कर बहादुर औरत एक बार फिर स्तब्ध रह गई। सिर्फ मेरा नाम पानी की बोतल के लिए काफी है? उसने तनाव भरे स्वर में पूछा। सिर्फ यह पानी की बोतल ही नहीं, बल्कि तुम्हारे साथी कैदियों के लिए भी काफी पानी की बोतलें। मुझे यकीन है कि वे काफी समय से निर्जलित हैं, शू फेंग ने आखिरी प्रलोभन दिया। क्लारा, बहादुर औरत बुदबुदाई। हूं? वो फिर क्या था? जू फेंग समय पर उसका नाम नहीं सुन पाया। क्लारा, अब मुझे पानी की बोतलें दो, क्लारा नाम की बहादुर महिला ने जोरदार आवाज में कहा। बहुत अच्छा, क्लारा, ठीक है। सिर हिलाते हुए जू फेंग ने पानी की बोतल उसे दे दी और साथ ही अपनी बोतल से और बोतलें निकालकर बाकी महिलाओं में बांट दी। खुशकिस्मती से उसके पास पर्याप्त पानी की बोतलें जमा थीं। वरना अगर वह अपनी बात कहने के बाद उन सभी को दोबारा पानी नहीं पिला पाता तो बहुत बुरा होता। जैसे ही महिलाओं ने तेजी से पानी पी लिया, जू फेंग ने थोड़ा रुकने का फैसला किया। अगर तुम्हें अभी भी प्यास लगी है तो यहाँ और पानी है जो तुम अपने लिए ले सकती हो, उसने शांति से कहा और पानी की और बोतलें बाहर रख दी। उसके पास भी कुछ खाना था, लेकिन वह उन सबको खिलाने के लिए काफी नहीं था। इसलिए उसने उसे बाहर नहीं निकाला ताकि उनके बीच कोई अजीब स्थिति न पैदा हो या खाने के लिए आपस में झगड़ा न हो। कुछ सेकंड बाद क्लारा आगे बढ़ी, पानी की बोतल उठाई और पूछा, क्या तुमने सारे विद्रोहियों को मार डाला? मुस्कुराते हुए जू फेंग ने अपना सिर हिलाया और एक उंगली ऊपर उठाई। अभी भी एक विद्रोही बचा है और मुझे यकीन है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम सब व्यक्तिगत रूप से खत्म करना चाहते हो।
रोल्फ, क्लारा ने तुरंत ही अपने चेहरे पर एक भयंकर नज़र के साथ वह नाम लिया। सिर हिलाते हुए जू फेंग ने दूसरी औरतों की ओर ध्यान दिया। सच में, यह रोल्फ है। इसलिए अगर तुम उस आदमी के सामने कमजोर नहीं रहना चाहती, तो यहां से निकलने के बाद तुम्हें जी भरकर पानी पीना चाहिए ताकि तुम्हें ताकत मिल सके। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, जिन औरतों में शुरू में पानी की एक और बोतल लेने की हिम्मत नहीं थी, वे आगे बढ़ी और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक और बोतल उठा लीं। ऐसा करते हुए वे कभी कभी शू फेंग पर नजर डालते, मानो उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पूरी ताकत देने का उसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। वैसे, तुम किस शहर से हो? शू फेंग ने क्लारा के पास जाकर सावधानी से पूछा और इस मौके का फायदा उठाकर उसे गौर से देखा। वह कमजोर और क्षीण दिख रही थी, उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी हर पसली और जोड़ दिखाई दे रहे थे। उसकी धंसी हुई और खोखली आंखों में एक भयावह भाव था, और उसके कभी चमकदार बाल पतले और बेजान लटों में लटके हुए थे। अपनी कमजोर हालत के बावजूद उसकी निगाहों में एक मजबूत लचीलापन था, जो उस ताकत का संकेत था जिसने उसे जिंदा रखा था। इसके अलावा जो कुछ भी उसने सहा था, उसके बावजूद उसकी हिम्मत जरा भी कम नहीं हुई थी। इस पहलू के लिए उसने जीवित रहने के अपने लचीलेपन के लिए जू फेंग का सम्मान अर्जित किया था। मेरा कोई शहर नहीं है। क्लारा ने ढेर सारा पानी पीने के बाद धीरे से बुदबुदाया। तुम्हारा कोई शहर नहीं है? उलझन में शू फेंग ने भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम्हारा शहर वीरान है? क्लारा ने सिर हिलाया। मैं किसी शहर से नहीं, बल्कि जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव से हूं। तो यह उन लोगों का डेरा है जिनकी कोई पहचान नहीं है। शू फेंग ने तुरंत अंदाजा लगा लिया। अब सब कुछ समझ में आने लगा कि इन औरतों को कैसे पकड़ा गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट सैंडी से उसे इन लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। चूंकि वे किसी भी शहर की नागरिक नहीं हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे ये महिलाएं विद्रोहियों के लिए एकदम सही शिकार बन गईं। उन्हें न केवल शहर के पहरेदारों से सावधान रहना पड़ता है जो उनका पीछा करते हैं, बल्कि वे बिना किसी नतीजे के अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। बिना किसी नागरिकता वाले लोगों का जीवन ऐसा ही होता है। वे परित्यक्त शरणार्थियों से अलग नहीं है। इतना संवेदनशील सवाल पूछने के लिए माफी चाहता हूं। जू फेंग ने तुरंत माफी मांगी और अपना मुखौटा वापस पहन लिया, यह महसूस करते हुए कि उनका सवाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। कोई बात नहीं, क्लारा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। संवेदनशील हो या न हो, मेरे जैसे लोगों को वैसे भी बिना किसी परवाह के त्याग दिया जाएगा और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। जैसे ही शू फेंग को एहसास हुआ कि महिला ने उसके द्वारा रखी गई सारी पानी की बोतलें पी ली हैं, तनावपूर्ण बातचीत तुरंत रुक गई। चतुराई से इस विषय को टालते हुए शू फेंग ने समझाया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सेकंड बाद वह आगे चलने लगा, जबकि क्लारा और बाकी महिलाएं भी उसके पीछे पीछे चलने लगीं, हालांकि एक निश्चित दूरी पर। यह स्पष्ट था कि वे अभी भी जू फेंग से डरी हुई और सतर्क थीं। उनका विश्वास जीतना निश्चित रूप से कुछ सेकंड में नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद वे ठिकाने से बाहर निकलीं और वन मैन मीडिया की आवाज तेजी से गूंजी, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। मैं सोच रहा था कि तुम कब। वन मैन मीडिया अपनी बात आगे बढ़ा पाता, इससे पहले ही उसने जू फेंग के पीछे कई कमजोर दिखने वाली महिलाओं को देखा, जिससे वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सदमे और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जाहिर है उसे इन महिलाओं के ठिकाने में होने की उम्मीद नहीं थी। रोल्फ की ओर ध्यान देने से पहले उसने कमजोर महिलाओं पर एक और नजर डाली, उसके चेहरे पर एक घृणास्पद भाव उभर आया। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन फेंग ने उन सबको ऐसे काटा जैसे वे किसी खेत में मुर्गियां हों। वन मैन मीडिया को आखिरकार जू फेंग की करतूतों का एहसास हो गया। चूंकि उसे पहले इन महिलाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह इस क्रूरता को समझ नहीं पाया। हालांकि अब जब उसे यह जानकारी मिल गई थी, तो वह पूरी तरह बदल गया। हो सकता है उसे ठीक से समझ न आया हो कि उस ठिकाने में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन कोई भी समझदार और सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति बता सकता था कि इन महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया था। और आगे की बात सोचकर कोई भी कल्पना कर सकता था कि जब विद्रोही केवल पुरुषों का समूह थे, तो इन महिलाओं का क्या इस्तेमाल किया जाता होगा। रोल्फ कहाँ है?
शू फेंग ने वन मैन मीडिया को एहसास होने से रोकते हुए तुरंत पूछा। रोल्फ, एक पल के लिए स्तब्ध, वन मैन मीडिया जल्दी से अपनी स्थिति से बाहर आया और एक दिशा की ओर इशारा किया। रोल्फ वहाँ है, मिस्टर लिन फेंग। फिर उसने उसे एक बार फिर मिस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। सिर हिलाते हुए शू फेंग ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम मेरे द्वारा अभी भेजे गए वीडियो पर काम कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि यह 1 घंटे के भीतर पूरा हो जाए और तुम अभी जा सकते हो। कुछ देर के लिए स्तब्ध, वन मैन मीडिया ने शू फेंग के पीछे खड़ी महिलाओं पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि वे सभी उसकी मौजूदगी से कुछ हद तक डरी हुई थीं। यह समझते हुए कि उसकी मौजूदगी उन्हें बेचैन कर रही है, वन मैन मीडिया ने सिर हिलाया। वीडियो 30 मिनट में पूरा हो जाएगा, मिस्टर लिन फेंग, उसने दृढ़ भाव से कहा। अन्य ठिकानों पर भी ऐसी ही स्थिति होने की संभावना मात्र से, अगर उसने खिलाड़ियों को उन पर छापा मारने के लिए उकसाने में तेजी नहीं दिखाई, तो उसे धिक्कार है। खुश होकर शू फेंग ने वन मैन मीडिया को उस दूसरे ठिकाने के बारे में भी बताया जो उसे रॉल्फ द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों से पता चला था। बस इतना कह दो कि यह वीडियो में एक और सुराग है जो यह बताने के लिए है कि तुम्हें दूसरे ठिकानों के बारे में कैसे पता चला, शू फेंग ने उसे बहाना बनाने के लिए संदर्भ देते हुए कहा। वन मैन मीडिया ने बिना कुछ पूछे अपनी छाती थपथपाई और वीडियो जल्द से जल्द पूरा करने की कसम खाई। अपनी कसम पूरी करने के बाद वह तुरंत वहां से चला गया, क्योंकि वह महिलाओं की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता था। हालांकि अगर वह यह सोचता कि वह उनकी परेशानी का कारण है, तो वह गलत होगा। उनकी परेशानी का मुख्य कारण उसके पीछे बंधा हुआ व्यक्ति रॉल्फ था। रॉल्फ की दयनीय स्थिति को एक उदासीन भाव से देखते हुए जू फेंग ने मुड़कर क्लारा की ओर देखा। मेरा कर्तव्य उसे जिंदा या मुर्दा वापस लाना था, इसलिए उसकी जो भी हालत होगी, मैं आप सबको फैसला करने दूंगा। आखिरकार यह आपका अधिकार है, उसने शांति से कहा और एक तरफ हट गया ताकि वे रॉल्फ को पूरी तरह से देख सकें। मानो इतना ही काफी न हो, जू फेंग ने फियोना से खरीदे कई हथियार जमीन पर रख दिए। हर तरह के वर्ग के लिए अलग अलग तरह के हथियार, और उनमें से एक उनके लिए जरूर उपयुक्त होगा। क्या इसीलिए वह चाहता है कि हमारे पास ताकत हो? क्लारा ने गंभीर भाव से हथियारों को देखा। अगर ये ताज़ा पानी से अपनी ताकत वापस पाने से पहले होते, तो यह कहना मुश्किल होता कि वे हथियार उठा भी पाएंगे। कुछ देर बाद क्लारा ने गहरी सांस ली और कुछ खंजर उठाए। सूरज की रोशनी से परावर्तित खंजरों में एक तेज चमक चमकी, जो क्लारा के दृढ़ और उग्र भाव के साथ मेल खा रही थी जब वह बंधे हुए रॉल्फ को देख रही थी। रॉल्फ को अपनी ओर किसी तीव्र हत्या के इरादे का आभास हुआ, तो वह रस्सियां खोलने की कोशिश में इधर-उधर छटपटाने लगा। हिम्मत मत करना, मैं शहर का भावी मेयर हूं, रॉल्फ गुस्से से चिल्लाने लगा। अगर तुम मुझे मार दोगे, तो तुम्हें कभी नागरिकता नहीं मिलेगी। सिर्फ मेरे साथ ही तुम सब इंसान बन सकते हो। उसकी धमकी और चीख पुकार के बावजूद उसकी बात अनसुनी हो गई। उसकी चीख पुकार का उसके इरादे पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उसके अंगों पर छुरा घोंपना शुरू कर दिया। खून की धार बह निकली, कुछ खून क्लारा के चेहरे पर भी गिरा। तूने सच में मुझे छुरा घोंपा है, साली कुतिया, रॉल्फ दर्द से चीखा और भद्दी गालियां दी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेरहम हो, तो मैं तुम्हें पहले ही और पीट देता। उसकी बात अनसुनी करते हुए वह बेपरवाह रही और उसे कई बार छुरा घूमपती रही। खून से लथपथ दृश्य के बावजूद उसकी आंखें खुली की खुली रहीं। अचानक क्लारा ने छुरा घोंपना रोक दिया। उसने धीरे से अपने होंठ काटे और जू फेंग की ओर मुड़ी। आश्चर्यचकित होकर जू फेंग ने पूछा, क्या आप उसे मार नहीं डालेंगे? क्लारा ने जवाब में अपना सिर हिलाया, जिससे जू फेंग लगभग अचेत हो गया, जब तक कि उसके अगले बयान में कोई बदलाव नहीं आया। मैं लालची होकर अकेले उसकी जान नहीं ले सकती, जबकि कई लोग उसके हाथों तकलीफ झेल रहे हैं, क्लारा ने समझाया और बड़ी मुश्किल से पूछा, क्या उसे ठीक करने का कोई तरीका है? खुश होकर जू फेंग को उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला अनुरोध उसके दुश्मन को ठीक करने के बारे में होगा, ताकि वह उसे मारे बिना लंबे समय तक यातना दे सके। बदला लेना वाकई एक जबरदस्त प्रेरणा थी जो किसी भी इंसान का सर्वश्रेष्ठ रूप सामने ला सकती थी। मैं एक मरहम लगाने वाला हूं, क्लारा, जू फेंग ने रॉल्फ पर मरहम लगाते हुए कहा। रॉल्फ की चोटें जल्दी ठीक हो गईं,
लेकिन खून का दाग उसकी त्वचा पर चिपका रहा। अपनी इच्छा जाहिर करो। मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि जब तक तुम आदेश न दो, वह नहीं मरेगा। एक सज्जन की तरह जू फेंग ने अपनी सेवा देने की पेशकश की। जू फेंग की इस गारंटी के साथ कि रोल्फ तब तक जीवित रहेगा जब तक वे चाहेंगे, उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। नन्ही, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, रोल्फ दहाड़ा, रस्सियों से छूटने की उम्मीद में। अफसोस, रस्सियां कसी रहीं और जितना ज्यादा वह संघर्ष करता, उसे और कसती गईं। ओह, तुम्हारे संघर्ष की विडंबना, जू फेंग ने ठंडी हंसी हंसी। रस्सियां उन्हें मिली थीं, इसलिए साफ था कि वे अपने दुश्मनों को इन रस्सियों से बांधने के आदी थे। अब जब कर्म ने उन्हें पलटवार किया था, और अब उसकी बारी थी, तो यह काफी मजेदार था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रोल्फ ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा। ये औरतें तो वैसे भी गैर नागरिक हैं, तो फिर तुम मुझे, ब्राउनबर्ड टाउन के नागरिक को, क्यों प्रताड़ित करने दे रहे हो? उसने अपनी सामाजिक हैसियत का जिक्र करते हुए कहा। हालांकि, जवाब में उसे शू फेंग के कर्मचारियों ने जोरदार तमाचा मारा। नागरिकता के बारे में एक भी बकवास और बोलो, और मैं यह सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे, जू फेंग ने सख्ती से चेतावनी दी। जू फेंग के वार से उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए रोल्फ चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था। वार से उसका मुंह लगभग विकृत हो गया था, जिससे उसके गाल पर असहनीय दर्द हो रहा था। अपनी दयनीय स्थिति को नजरअंदाज करते हुए जू फेंग ने मुड़कर उन महिलाओं को देखा जो अभी भी हिचकिचा रही थी। कृपया, बेझिझक अपनी सारी भड़ास निकाल दीजिए। इसे अपने अंदर ही दबाए रखने से देर सवेर आप पागल ही हो जाएंगे। बस अपनी सारी भड़ास निकाल दीजिए, उसने शांत स्वर में कहा, उनकी घबराहट कम करने की कोशिश करते हुए। वह सही कह रहा है, क्लारा ने खंजर कसकर पकड़े हुए बीच में ही कहा। इस कमीने को छुरा घोंपकर बहुत अच्छा लग रहा है, उसने अपने साथी कैदियों से भी इस काम में शामिल होने का आग्रह किया। कुछ ही देर बाद, औरतों ने अपने होंठ भींच लिए, मुट्ठियां भींच लीं और अपनी पसंद का हथियार उठा लिया। तुम उसे मरने नहीं दोगे, है ना? क्लारा ने शू फेंग की ओर मुड़कर एक बार फिर पुष्टि के लिए पूछा। जू फेंग ने केवल सिर हिलाया और अपना डंडा पकड़ लिया, यह स्पष्ट संकेत था कि वह अपने शब्दों का सम्मान करने जा रहे थे। संतुष्ट होकर, क्लारा ने महिलाओं से कहा कि वे रोल्फ के शरीर पर उसके बनाए निशानों से बचें। ये जानलेवा जख्म हैं, इसलिए वहां मारने से बचें। हम उसे आसानी से मौत नहीं दे सकते, वह उदास होकर मुस्कुराई। इस बीच, रोल्फ का चेहरा राख जैसा धूसर हो गया क्योंकि उसे अपने ऊपर पड़ रहे भारी दबाव का एहसास हो रहा था। वह एक कीड़े की तरह था, जिसे चारों तरफ से कबूतरों के झुंड ने घेर रखा था। बचने का कोई रास्ता नहीं था, और मरने का भी कोई रास्ता नहीं था। नहीं नहीं। माफी चाहती हूं, कृपया ऐसा न करें। इससे पहले कि रोल्फ अपनी दया से आगे बढ़ पाता, महिलाएं बदला लेने की इच्छा से अभिभूत हो गईं, और हर हमले से पूरे देश में खून बिखर गया। चीखें बहुत तेज शुरू हुईं, और फिर धीरे धीरे धीमी पड़ गईं, उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम होती गई। उसकी दुखद नियति को और भी बदतर बनाने के लिए, शू फेंग मानो किसी शैतान के वेश में आकर उसे ठीक कर रहा था। मत मरो, रोल्फ। अभी भी बहुत से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जू फेंग ने प्यार से कहा। एक एक करके, महिलाओं ने अपना बदला लेने के लिए अपनी बारी ली। उनमें से कुछ, जो यातना से उबर चुकी थीं, अपने दर्दनाक अनुभव को याद करते ही फिर से कतार में लग जाती थीं। रोल्फ इस तरह के व्यवहार के लिए केवल और केवल स्वयं को ही दोषी ठहरा सकता था। किसी में भी दया और सहानुभूति की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि उनमें से हर कोई उसकी मृत्यु पर खुश और प्रसन्न था। जहां तक जू फेंग की बात है, वह शुरू से ही रोल्फ की जान ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय, उसने छिपे हुए परिणाम के लिए प्रयास किया। इन बंदी महिलाओं को अपना बदला लेने और अपने आघात से मुक्त होने की अनुमति देकर, उसे और भी अधिक लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि इन महिलाओं का उपयोग करना कुछ हद तक अनैतिक माना जा सकता था, लेकिन तकनीकी रूप से यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, और महिलाएं रोल्फ को प्रताड़ित करने में अपनी शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने से अंततः थक गईं। वे सभी एक समूह में बैठ गईं, और अपनी सहनशक्ति पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हुए जोर जोर से हांफने लगीं।
इस बीच रॉल्फ जमीन पर बेजान पड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। वह पहले ही ठीक हो चुका था, लेकिन जिंदा रहने के बजाय मरना ज्यादा पसंद कर रहा था। यातनाओं के दौर के बाद उसकी तथाकथित मिन्नतें और चीखें बिल्कुल बंद हो गईं। क्या अब तुम उसकी जान ले लोगी? जू फेंग आगे बढ़ा और क्लारा से पूछा। हालांकि क्लारा ने सिर हिलाया और उसे घूरते हुए उसे बहुत हैरान किया। मैं तुम्हारे काम की कद्र करती हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसे अपने मिशन के लिए जिंदा रखना चाहते हो। वह एक बदमाश है, लेकिन जिंदा रहकर वह मरने से कहीं ज्यादा उपयोगी है। उसने मेरे साथ जो किया है, उसके लिए उसे यातना देकर मैं पहले ही संतुष्ट हूं, उसने गंभीरता से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? अनभिज्ञता जताते हुए जू फेंग ने आगे पूछा। ठीक वैसे ही जैसे उस बदमाश ने कहा था। हमारे पास कोई नागरिकता नहीं है, इसलिए अगर हम उन्हें मार भी दें तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्लारा कड़वी मुस्कान के साथ बोली। वह समझती थी कि उसकी हैसियत गुलामों से थोड़ी बेहतर है, बस इतना ही। ठीक इसी समय जू फेंग को अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त हुआ। सिस्टम, आपने एक छिपी हुई खोज शुरू कर दी है, नागरिकता स्थिति। मिशन क्वेस्ट, नागरिकता का दर्जा। वर्णन, क्लारा और बाकी बंदी महिलाएं अब आगे कहा जाए, यह समझ नहीं पा रही हैं। उद्देश्य, ऐसा लग रहा था कि उन्हें आप पर कुछ हद तक भरोसा था और वे चाहती थीं कि आप उन्हें रास्ता चुनने में मदद करें। पहला रास्ता, उन्हें जंगल में खुद रहने और अपनी देखभाल करने दें। दूसरा रास्ता, उन्हें अपने साथ शहर ले जाएं और उनके लिए शरण की कोशिश करें। तीसरा रास्ता, अपने बैरन रैंक के अधिकार का इस्तेमाल करें और उन्हें नागरिकता का दर्जा दें। इनाम, उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर इनाम अलग अलग होता है। मिशन स्वीकार करें। हाँ, बटा, नहीं। जू फेंग हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि इनाम इतने अस्पष्ट होंगे। उसमें लिखा था कि इनाम उसकी पसंद के हिसाब से अलग अलग होंगे, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि इनाम किस तरह का होगा। क्या यह किसी बड़ी कहानी की ओर इशारा कर रहा है? शू फेंग ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं था, लेकिन एक बात तो माननी ही थी। वह क्लारा से बहुत प्रभावित था और उसे अपनी बैरन रैंक के साथ नागरिकता का दर्जा देना उसके लिए बहुत आसान था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरा रास्ता चुना। अपना मन बनाने के बाद जू फेंग ने सुझाव दिया, रॉल्फ के नागरिक होने के बारे में आप गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको नागरिकता का दर्जा दे दूं तो क्या होगा? क्लारा हैरान होकर शू फेंग की तरफ ऐसे देखने लगी मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसने अभी क्या सुना। अपना मुखौटा उतारते हुए शू फेंग के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई। उसने शांति से पूछा, अगर कोई नागरिक किसी ऐसे अपराधी को मार डाले जिसे नागरिकता प्राप्त है, तो क्या अब भी उस स्थिति को लेकर आपकी चिंता मेरे लिए कोई समस्या पैदा करेगी? मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा है तो कोई समस्या होगी, क्लारा ने बड़ी मुश्किल से कहा। अचानक पूछे गए इस सवाल से उसकी सांसें असमान हो गईं, मानो उसे अस्थमा का दौरा पड़ गया हो। तो फिर तय हो गया, जू फेंग ने हाथ जोड़े और अपना मुखौटा वापस चेहरे पर लगा लिया। मैं तुम्हें अपने कुलीन पद के साथ पूरी नागरिकता प्रदान करूंगा और बदले में तुम रॉल्फ को मारने के लिए स्वतंत्र हो। अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं। सच कहूं तो उसने रॉल्फ को बीमा के तौर पर जिंदा रखा था, ताकि अगर ठिकाने में कोई दस्तावेज या ठोस सबूत न मिले तो उसे बचाया जा सके। हालांकि रॉल्फ के नापाक इरादे की वजह से यह उसके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि जू फेंग को उसकी जरूरत की हर चीज मिल गई। इसलिए रॉल्फ को जिंदा रखना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। क्लारा थोड़ी देर के लिए उत्साह से कांप उठी। अपनी खुशी दबाते हुए उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और जू फेंग की तरफ देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे मार सकता हूं? जू फेंग ने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और अपनी औकात दिखाने के लिए अपनी हरकतों का इस्तेमाल किया। एक तरफ हटकर और पहले इस्तेमाल किए गए खंजर अपने पास गिराकर यह बात बिल्कुल साफ हो गई। क्लारा ने आंखें सिकोड़ लीं, गहरी सांस लेते हुए धीरे से जमीन पर घुटनों के बल बैठी और खंजर उठा लिए। खंजर कसकर पकड़े हुए उसकी पिछली शर्म एक झटके में गायब हो गई। खंजर की तेज चमक को देखते हुए क्लारा धीरे धीरे आगे बढ़ी और बेजान रॉल्फ के पास पहुंची। हालांकि वह बेजान था, रॉल्फ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी,
मानो वह चाहता हो कि क्लारा उसे दुनिया से आज़ाद करने के लिए अभी ही उसकी जान ले ले। लगातार यातनाएं सहना और बार बार ठीक होना, ऐसी स्थिति को झेलने की एक सीमा होती है। मर जाओ, क्लारा ने यह शब्द बुदबुदाते हुए अपना खंजर उठाया और एक जानलेवा वार किया। हालांकि यह एक बार में ही हो जाने वाला सौदा नहीं था, क्योंकि रॉल्फ की ताकत अभी भी ज्यादा थी। फिर भी 5 मिनट से भी कम समय में रॉल्फ की जीवन शक्ति मानो मिट गई थी। इसके बाद एक सूचना आई कि शू फेंग ने एक विद्रोही नेता की हत्या कर दी है। हो सकता है कि उसने जानलेवा वार न किया हो, लेकिन हथियार उसने उधार दिया था और जिसने मारा वह क्लारा थी, एक एनपीसी। इसलिए क्लारा की स्थिति वन मैन मीडिया से थोड़ी अलग थी, क्योंकि इससे इनाम के क्रम पर असर पड़ता। वन मैन मीडिया एक खिलाड़ी था, इसलिए अगर उसने जानलेवा वार किया होता तो शू फेंग को बहुत कम इनाम मिलता। रॉल्फ की जान लेने के लिए बधाई, शू फेंग ने बाद में भावशून्य स्वर में टिप्पणी की। मैं आगे बढ़ने और अतीत को भूलने के बारे में कोई शर्मनाक बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर याद दिला दूंगा। दूसरों पर निर्भर मत रहो और सुनिश्चित करो कि भाग्य तुम्हारे हाथ में है, उसने बहुत शांत स्वर में कहा। स्तब्ध होकर क्लारा ने खंजर जू फेंग को लौटा दिए और पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं नागरिकता का दर्जा पाने के लिए आप पर भरोसा नहीं कर सकती? फिर खांसी का नाटक करते हुए जू फेंग को अपनी बात सुधारनी पड़ी। मेरा मतलब है नागरिक बनने के बाद। जिंदगी आसान नहीं होती, इसलिए बेपरवाह मत बनो। मैं समझ गया। खैर, मुझे लगता है कि सभी ने पर्याप्त आराम कर लिया है, तो चलिए जल्दी से रिवरवुड टाउन लौटकर आप सभी का पंजीकरण करवाते हैं, शू फेंग ने घोषणा की। क्लारा और बाकी महिलाओं को इस व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं थी। वे पहले से ही खुश थीं कि उनके पास कहीं जाने और दिन का उजाला देखने के साथ साथ अपने हाथों से बदला लेने का भी मौका था। यह देखकर कि कोई आपत्ति नहीं है, शू फेंग ने सिर हिलाया और उन्हें वापस ले जाने लगा। हालांकि वह रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल करके उन सभी को रिवरवुड टाउन वापस ला सकता था, उसने ऐसा न करने का फैसला किया। आखिरकार जेंटल विंड के गिल्ड में भर्ती होने के कारण शहर में अभी भी भीड़-भाड़ थी। और हाँ, इन महिलाओं के बेहद कमजोर दिखने के कारण यह काफी ध्यान आकर्षित करेगा। क्लारा और बाकी लोगों के पास पहले से ही काफी परेशानियां हैं, शू फेंग ने सोचा। वह व्यावहारिक, निर्दयी, चालाक और भी बहुत कुछ था, लेकिन एक सीमा रेखा थी जिसे वह पार नहीं कर सकता था। जिस क्षण वह सीमा रेखा पार हो जाती, वह खुद को इंसान नहीं मान पाता। इसी सोच के साथ वे यात्रा पर निकल पड़े। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही वे रिवरवुड टाउन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। हालांकि जैसा कि जू फेंग ने अनुमान लगाया था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिससे क्लारा के अलावा बाकी औरतें डर गईं। यहां थोड़ी देर रुको, जू फेंग ने एक एनपीसी गार्ड की ओर दौड़ते हुए निर्देश दिया। यह क्या है? एनपीसी गार्ड ने संदेह से पूछा। मैं एक बैरन हूं, जू फेंग ने शांति से जवाब दिया। कुछ सेकंड बाद एनपीसी गार्ड ने उसकी हैसियत पहचान ली और सलाम किया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बैरन? इससे पहले कि गार्ड उसका नाम पुकार पाता, शू फेंग ने उसे रोक दिया और फुसफुसाया, मेरे साथ कुछ लोग हैं। मुझे टाउन हॉल तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ता चाहिए। क्या यह संभव है? ओह! एनपीसी गार्ड दुविधा में था। ऐसी कार्रवाई में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, खासकर जब शहर में आने जाने की कोशिश कर रहे साहसी लोगों की भारी संख्या हो। अपराधों की संभावना को रोकने के लिए एक सख्त प्रोटोकॉल लागू किया गया था। हाय, वे लोग चल रहे विद्रोह में मदद कर रहे हैं, शू फेंग ने धीरे से विलाप किया। अगर हम और देर कर देते और स्थिति और बिगड़ जाती, तो सिर दर्द हो जाता। तुरंत एनपीसी गार्ड खिलखिलाकर मुस्कुराया और गंभीरता से जवाब दिया, कृपया 1 मिनट रुकिए। मैं अपने सुपरवाइजर से आपके लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करने के लिए कहूंगा। एनपीसी गार्ड को जल्दी से मुड़कर जाते देख शू फेंग को उस पर बहुत बुरा लगा। ये एनपीसी गार्ड बहुत भोले हैं। एनपीसी गार्ड्स को भोले भाले कहने के बावजूद सच्चाई इससे कोसों दूर थी। अगर उन्हें बैरन रैंक का दर्जा न मिला होता, तो ये एनपीसी गार्ड्स शायद उनकी और उनकी समस्या की जरा भी परवाह नहीं करते। बेशक रिसेप्शनिस्ट सैंडी का नाम लेते ही स्थिति बदल जाती, लेकिन यह प्रक्रिया थकाऊ और काफी लंबी होती।
जैसे ही जू फेंग प्रवेश द्वार पर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, उसने राहगीरों की बकबक सुनी। अरे, क्या तुमने वन मैन मीडिया द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो देखा? क्या तुम सच में कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, अब मैं और कहाँ जा रहा हूं? अरे, अच्छा हुआ कि मैं इस शहर में भर्ती के लिए आया, वरना मैं पार्टी में देर से पहुंचता। सच में, मैंने सुना है कि सिल्वर विंड गिल्ड ने उन ठिकानों की तलाश में अपनी भर्ती प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यहां तक कि टायरेंट फिस्ट गिल्ड भी पहले ही इसमें कूद पड़ा है। लगता है वन मैन मीडिया अपने काम में काफी कुशल है। जू फेंग को हैरानी हुई कि वीडियो पहले ही पोस्ट हो चुका था। मूलतः वन मैन मीडिया ने बताया था कि इसमें लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने वन मैन मीडिया के इरादे को गलत समझा था। वन मैन मीडिया का मतलब यह नहीं था कि वीडियो को बनाने में 30 मिनट लगेंगे, बल्कि इसका असर और प्रभाव का प्रसार लगभग 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि जू फेंग को कभी कभार ऐसे सरप्राइज से कोई परेशानी नहीं थी। कम से कम इससे यह तो साबित हो गया कि उसकी नज़र में कोई कमी नहीं है और वन मैन मीडिया वाकई उसके काम का बोझ कम करने में मदद कर सकता है। मुझे और भी मूल्यवान गुलाम ढूंढने हैं, मतलब माथत, शू फेंग ने सोचा और सोच रहा था कि किसे अपने साथ मिलाए। उसके अतीत में कई जाने माने विशेषज्ञ थे, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि कौन सचमुच उसका भरोसेमंद माथत बन सकता है। बदकिस्मती से वह ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाया, क्योंकि पहले वाला एनपीसी गार्ड एक और गार्ड के साथ लौट आया था। शुभ संध्या, बैरन। मैं स्कॉट हूं, रिवरवुड टाउन के गार्ड्स का सब कमांडर। स्कॉट ने तुरंत अपना परिचय दिया। शुभ संध्या, सब कमांडर स्कॉट। शू फेंग ने स्कॉट से हाथ मिलाते हुए अभिवादन किया। मैंने अपने गार्ड्स से बात की है, इसलिए कृपया अपने साथ वालों के साथ मेरे पीछे आइए, स्कॉट ने हाथ मिलाने के बाद तेजी से कहा। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि स्कॉट उस तरह का आदमी था जो कम बोलता था और ज्यादा काम करता था। कुछ ही देर बाद शू फेंग क्लारा और दूसरी महिलाओं को साथ ले आया, जिससे स्कॉट कुछ देर के लिए हैरान रह गया। अपने शुरुआती आश्चर्य के बावजूद स्कॉट ने ज्यादा सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई और जू फेंग को सुरक्षित रास्ता दिखा दिया। सरल शब्दों में कहें तो, सुरक्षित रास्ता सिर्फ पहरेदारों या उच्च अधिकारियों के लिए बनाया गया था। नागरिक दर्जा प्राप्त लोगों के लिए यह पूरी तरह वर्जित था और खिलाड़ियों के लिए यह उनका साहसी पद होता था। जब वे स्कॉट का पीछा कर रहे थे, तो जू फेंग ने देखा कि क्लारा के हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसकी आंखें बेचैनी से इधर-उधर घूम रही थीं क्योंकि उसने अपने फटे हुए लबादे को अपनी पतली काया पर और कसकर जकड़ रखा था। गुस्से और आक्रोश का एड्रेनालाइन का प्रवाह खत्म होते ही उसकी हिम्मत मानो गायब हो गई थी। यह बात और भी सच थी जब वह किसी ऐसे शहर में दाखिल हुई जो कड़ी सुरक्षा में था, तो वह और भी ज्यादा डर गई। आखिरकार, शहर एक ऐसी चीज होती है जिस पर हमला करने से पहले रॉल्फ को भी सावधानीपूर्वक योजना बनानी पड़ती थी। इसके अलावा, बिना नागरिकता वाले और हमेशा जंगल में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए, क्लारा के लिए एक शहर एक विशालकाय प्राणी जैसा माना जा सकता था। डरो मत, जू फेंग ने उसे आश्वस्त करते हुए फुसफुसाया। थैंक यू, क्लारा बुदबुदाई। जू फेंग के आश्वासन से कुछ हद तक सुरक्षित महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद वे एक और रास्ते से टाउन हॉल में दाखिल हुए। यह वही रास्ता था जिसका इस्तेमाल जू फेंग ने पहले भी उन खिलाड़ियों से बचने के लिए किया था जो लॉबी में उन पर डेरा डाले हुए थे। मैं अब अपने काम पर वापस जा रहा हूं, बैरन, स्कॉट ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और कहा। आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया, स्कॉट, जू फेंग ने सिर हिलाकर अपनी सराहना व्यक्त की। जैसे ही स्कॉट उन्हें अकेला छोड़कर तुरंत चला गया, जू फेंग एक आशावादी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। ठीक है, बस स्वाभाविक व्यवहार करो और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे यहां होने से कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा या कुछ भी नहीं। कुछ मिनट बाद वे टाउन हॉल की एक गुप्त लॉबी में पहुंचे, जिसकी जू फेंग को उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर लॉबी खिलाड़ियों और ढेर सारी बातचीत से भरी होती थी, लेकिन अब यह असामान्य रूप से शांत और वीरान थी। उसने इधर-उधर देखा और अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आपका स्वागत है, बैरन लिन फेंग। रिसेप्शनिस्ट सैंडी जादुई रूप से उसके पीछे से प्रकट हुई और खुशी से उसका स्वागत किया। यहाँ क्या हुआ? जू फेंग ने पलटकर पूछा। मैं तो इस जगह को टाउन हॉल नहीं,
बल्कि कुछ और ही समझ बैठा था। उसने मजाक में कहा, तुम कितने मजाकिया हो। सैंडी ने हंसते हुए समझाया, पहले तो यह जगह वाकई साहसी लोगों से भरी रहती थी, लेकिन मैंने उन सबको अस्थायी रूप से बेदखल कर दिया है। उनकी प्राथमिकता तुम्हारी जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह कहते हुए उसकी नज़र क्लारा और बाकी महिलाओं पर पड़ी, जो अभी भी कुछ कुछ फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थीं। एक नज़र में ही साफ हो गया कि ये महिलाएं बंदी थीं। यानी स्कॉट ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था और उसने पहले से ही यह व्यवस्था कर रखी थी। मामला समझते हुए जू फेंग ने उन्हें उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया और अपने बैरन पद का इस्तेमाल करके उन्हें नागरिकता देने का इरादा भी बताया। मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है ना? शू फेंग ने पूछा। बिल्कुल नहीं, सैंडी मुस्कुराई और उसके लिए कुछ प्रमाण पत्र ले आई। ये वो कागज हैं जो उन्हें रिवरवुड टाउन की नागरिकता प्रदान करेंगे। अगर आप इसके प्रावधानों और विषय वस्तु से सहमत हैं, तो यह प्रमाण पत्र तुरंत लागू हो जाएगा। सामग्री पर एक नज़र डालने के बाद शू फेंग को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। सामग्री काफी सरल थी और कुल मिलाकर यह था कि अगर वे शहर के किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो वह उसके लिए जिम्मेदार होगा। संक्षेप में, वे अब रिवरवुड टाउन के नागरिक थे, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र उसके अधीन था। अपना मुखौटा उतारते हुए जू फेंग ने सैंडी को देखकर मुस्कुराया और फिर मुड़कर क्लारा की ओर देखा। ठीक है, इसे अपने जीवन का नया अध्याय समझो, उन्होंने शांतिपूर्वक कहा और प्रमाणीकरण की धारा और विषय वस्तु से सहमति जताई। सिस्टम, नागरिकता प्रदान की गई। बैरन के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आपने क्लारा और उसके साथ की महिलाओं को आधिकारिक तौर पर नागरिकता प्रदान की है। अब आप रिवरवुड टाउन में उनकी भलाई और कानूनी आचरण के लिए जिम्मेदार हैं। जिस क्षण जू फेंग ने क्लारा और बाकी लोगों को नागरिकता प्रदान की, उन्हें मिशन पूरा होने के साथ ही एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त हुआ। हालांकि उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि इनाम अज्ञात रहा, मानो सिस्टम अभी तक इनाम पर निर्णय नहीं ले सका हो। तीसरा रास्ता तो पूरा हो गया है, लेकिन इनाम अभी बाकी है। यह बिल्कुल नया है। शू फेंग ने चुपचाप सोचा, स्थिति के बारे में अनिश्चित लग रहा था। यह पहली बार था जब उसने किसी खिलाड़ी के मिशन पूरा करने पर पेंडिंग मोड में इनाम देने वाली प्रणाली देखी या सुनी थी। अतीत को याद करते हुए जू फेंग को भी मिशन प्राप्त करते समय अस्पष्ट इनाम प्रणाली का एहसास हुआ। यह अफसोस की बात थी कि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बात को टाल दिया। इस बीच सैंडी को लगा कि उसका ध्यान किसी बात से भटक गया है और उसने पूछा, क्या नागरिकता प्रदान करने में कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं, जू फेंग ने अपना सिर हिलाया और फिर क्लारा की ओर इशारा किया। यहाँ यह महिला क्लारा है और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाकी लोग अभी भी उस घटना से कुछ हद तक सदमे में हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं ताकि वे धीरे धीरे अपने नए जीवन में ढल सकें, उसने अनुरोध किया। कोई बात नहीं, सैंडी मुस्कुराई और ताली बजाई। कुछ सेकंड बाद सैंडी जैसी ही वर्दी पहने 3 महिलाएं प्रकट हुईं और उन्होंने क्लारा का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। क्लारा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जू फेंग की ओर देखा, मानो उसकी राय पूछ रही हो। जवाब में जू फेंग ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। इस संकेत पर क्लारा और बाकी लोग तुरंत उन तीनों महिलाओं के पीछे पीछे लॉबी से बाहर निकल गए और उसे और सैंडी को अकेला छोड़ दिया। जब सब कुछ साफ हो गया, तो सैंडी ने आखिरकार पूछा, उग्रवादियों के ठिकाने के बारे में क्या आपको कुछ पता चला, बैरन लिन फेंग? हाँ, जिस ठिकाने का मैंने पता लगाया था, उसका मुखिया रॉल्फ नाम का एक आदमी था। जानकारी के अनुसार वह ब्राउनबर्ड टाउन का नागरिक होना चाहिए। जू फेंग ने उस मूर्ख रॉल्फ को यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद देते हुए बताया। ब्राउनबर्ड टाउन का नागरिक? ओह, सैंडी ने भौहें सिकोड़ ली। मैं बाद में किसी से इसकी जांच करवाऊंगी, उसने बुदबुदाते हुए पूछा। तो क्या तुमने उस रॉल्फ को जिंदा पकड़ लिया? उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी, मानो उसे उम्मीद हो कि कोई जिंदा इंसान और जानकारी निकालेगा। हालांकि जू फेंग की प्रतिक्रिया सुनते ही उसकी चमक गायब हो गई। क्या ऐसा है? सैंडी ने सिर झुकाते हुए कड़वी मुस्कान दी। जू फेंग से अपनी उम्मीदों के चलते उसने सोचा था कि उसने पूछताछ के लिए कम से कम एक जिंदा इंसान को तो पकड़ ही लिया होगा,
इसलिए यह कहना मुश्किल था कि वह इस जवाब से निराश नहीं हुई। उसके स्पष्ट भाव देखकर जू फेंग हंसा और दस्तावेज वापस ले लिया। मैंने उन्हें जिंदा नहीं रखा क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसने दस्तावेज उसे देते हुए कहा। सैंडी ने दस्तावेजों को हैरानी भरी नजरों से देखा। ये क्या है? उग्रवादियों के ठिकानों की जानकारी, शहर में उनके गुप्त ठिकानों की जानकारी और हर उपनेता की पहचान। किस बारे में जानकारी? उग्रवाद और उनकी योजना के बारे में। सैंडी ने हैरान होकर शू फेंग को ऐसे देखा जैसे वो कोई सोने का खजाना हो। अगर उसकी जबरदस्त दमनकारी नीति न होती तो उसे डर था कि शायद वो आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती। वह इतनी घृणित बात करके ऐसी जानकारी कैसे छिपा सकता है? वह उसके परिणाम से लगभग निराश थी, लेकिन अब वह उसकी उपलब्धि से उत्साहित थी। ओह, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि यह सही होगा या नहीं, लेकिन मैंने बिना इजाजत के पहले से ही कुछ इंतजाम कर लिए थे, जू फेंग ने अचानक कहा। इंतजाम? सैंडी ने उलझन में भौहें चढ़ाई। तुमने क्या किया, बैरन लिन फेंग? कुछ खास नहीं, बस मुझे लगा कि शहर के पहरेदारों पर इस समय इन सभी ठिकानों पर एक साथ धावा बोलने का बोझ होगा, इसलिए मैंने उन ठिकानों पर छापा मारने के लिए कई साहसी लोगों का इंतजाम किया, जू फेंग ने खुलासा किया। और उसने आगे कहा, अगर हम सिर्फ शहर के पहरेदारों पर ही छापा मारने के लिए निर्भर रहेंगे तो हमारी संख्या शायद कम पड़ जाए और इससे दूसरे विद्रोही लोग अपना ठिकाना बदलने के लिए सतर्क हो जाएंगे। इसलिए मैंने किसी भी चूक या भागने से बचने के लिए उन ठिकानों पर एक साथ छापा मारने का फैसला किया। सैंडी की आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए वह स्थिर खड़ी रही, उसके शब्दों को समझती रही। उसकी रणनीतिक दूरदर्शिता का एहसास उसे रोमांचित कर गया। उत्साह से अभिभूत, उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और उसकी सांसें तेज हो रही हैं। बिना कुछ सोचे वह आगे बढ़ी और जू फेंग को कसकर गले लगा लिया। कृतज्ञता और प्रशंसा के मिले-जुले भाव से उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं। बैरन लिन फेंग, यह तो कमाल है, उसने उत्साह से कांपती आवाज में कहा। आपने तो कमाल कर दिया। इससे हमें बहुत सी जनशक्ति और हमारे चंगुल से भाग रहे विद्रोही लोगों से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल गया है। उसने उसे गले लगाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन किसने सोचा था कि जू फेंग इतना बड़ा व्यक्ति होगा। उसने न सिर्फ इस थकाऊ और परेशानी भरे मिशन को बिना किसी बाधा के पूरा किया, बल्कि उससे भी बढ़कर काम किया। ऐसे व्यक्ति को गले लगाने से कोई कैसे रोक सकता है? सैंडी, तुम मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, शू फेंग हल्के से हंसा और विनम्र बना रहा। ऐसे समय में ज्यादा पक्षपात पाने के लिए विनम्र बने रहना जरूरी होता है। कोई मूर्ख ही हंसकर अपनी तारीफ करेगा। अरे, देखो तुम कितने विनम्र बने रहने की कोशिश कर रहे हो, सैंडी खिलखिलाकर हंसी और अपनी बाहें उसके गले से हटा दी। नगर महापौर के लौटने पर मैं तुम्हारे योगदान के बारे में उन्हें जरूर बताऊंगी। इस बीच तुम्हें एक बड़े इनाम के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। तब मैं उस बड़े इनाम का इंतजार करूंगा, शू फेंग ने प्यार से मुस्कुराया। अगर समाज में जिंदा रहना है तो विनम्र रहना और कब नहीं रहना, ये सब सीखना जरूरी है। और अभी विनम्र बने रहने का समय नहीं था। जरूरत से ज्यादा विनम्र होने का नतीजा सिर्फ बनावटी और दूसरों से घृणा करने वाला ही होगा। हालांकि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी शू फेंग सैंडी के साथ उसके रिश्ते से संतुष्ट थी। अब उसे सौहार्दपूर्ण नहीं, बल्कि मित्रवत लिखा गया था, जिसका मतलब था कि वह सैंडी की उपलब्धि के लिए बेहद आभारी और उत्साहित थी। जू फेंग को लगा कि अब सब कुछ हो गया है और अब वह राहत की सांस ले सकता है। सच कहूं तो झाओ काई की सहायता करते हुए समय सीमा पूरी न कर पाने को लेकर वह थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार समय उसके खिलाफ जा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय है भी या नहीं। हालांकि यह दाव कामयाब रहा, अगर नहीं भी हुआ तो भी शू फेंग को कोई पछतावा नहीं होगा। एक मिशन में झाओ काई की मदद करना उसका अपना फैसला और चुनाव था। दोनों की तुलना करते समय शू फेंग को यह सोचने या झिझकने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वह कौन सा विकल्प चुने। बीते समय की यादें सचमुच एक बुरे सपने की तरह हैं जो मुझे लगातार सता रही हैं, जू फेंग ने मन ही मन आह भरी। अगर उसने उस समय रिवर गिल्ड को नहीं चुना होता तो उसे झाओ काई के साथ जो हुआ उसकी इतनी चिंता नहीं होती।
शुक्र है कि जू फेंग ने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया, खासकर तब जब सैंडी ने उनसे एक अप्रत्याशित सवाल पूछा। वैसे, बैरन लिन फेंग, मैंने सुना है कि आपने हर्बलिस्ट एलियास से ऋण लिया था। अरे, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जब हम चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था, सैंडी ने जवाब दिया, और थोड़ी चिंता के साथ उसने आगे कहा, अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो मैं शहर के मेयर से आपकी मदद करने के लिए कह सकती हूं। इस मामले में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सैंडी। सैंडी को हैरानी हुई जब जू फेंग ने सिर हिलाकर उसकी नेक पेशकश ठुकरा दी। हालांकि, यह उसकी अंतरात्मा की आवाज नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि यह एक और तरह की परीक्षा थी। सच कहूं तो, उसके चरित्र की परीक्षा। और हाँ, सैंडी के चेहरे से चिंता की लकीरें गायब हो गईं और वह शरारत से मुस्कुराई। हम्मा, मैं तुम्हारे बारे में सच में गलत नहीं थी। हर्बलिस्ट एलियास ने कहा था कि तुम अपना कर्ज माफ करने के लिए मेरा प्रस्ताव जरूर स्वीकार करोगी, लेकिन मैंने कहा था कि तुम नहीं करोगी, उसने सहमति जताते हुए कहा। कड़वी मुस्कान के साथ, जू फेंग ने अपना माथा पीटते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे दाव पर लगाओगी। यह कितना निराशाजनक है। आह, नाराज मत हो, बैरन लिन फेंग। मैं हर्बलिस्ट एलियास को जरूर नरमी बरतने को कहूंगी क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है और वह सोने के सिक्कों की बजाय तुम्हारे लिए वे कीमती जड़ी बूटियां ज्यादा पसंद करेगा। मैं समझ गया। खैर, मुझे कुछ रिपोर्टिंग करनी है। हालांकि तुमने पहले ही इंतजाम कर लिए हैं, फिर भी मैं आराम नहीं कर सकती, सैंडी ने जल्दी से कहा और भाग गई। इस बीच, जू फेंग कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा। उफ, एक दोस्ताना रिश्ते से जैसी उम्मीद होती है, उसने मन ही मन सोचा। अगर यह सौहार्दपूर्ण से दोस्ताना रिश्ता नहीं बनता, तो उसे शक था कि सैंडी यह जानकारी बताएगी, और यहां तक कि लोन के पहलू को बदलने में उसकी मदद भी करेगी। हालांकि, सच कहूं तो, अगर ऐसा नहीं भी होता, तो भी जू फेंग को सोने के सिक्कों में वापस चुकाने की चिंता नहीं थी। उसे बस थोड़ा समय और थोड़ी किस्मत की जरूरत थी, इस घटिया सफलता प्रतिशत के लिए। खैर, क्लारा और बाकी लोग निपट गए हैं, तो बस हो गया। जू फेंग ने अपनी बाहें फैलाईं और उस जगह की ओर बढ़ने लगा जिसकी वह काफी समय से योजना बना रहा था। बस अफसोस की बात थी कि झाओ काई की वजह से योजना में देरी हो गई। इससे पहले, उन्होंने भाड़े के सैनिकों के संग में कुछ एनपीसी को काम पर रखने की योजना बनाई थी, लेकिन झाओ काई और उसकी हरकतों के कारण उन्हें ओकवुड टाउन की ओर भागना पड़ा। अंततः, अब वह कुछ छोटी-मोटी समस्याओं को छोड़कर, बिना किसी व्यवधान के, अपनी इच्छित चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। रास्ते से हट जा, हारे हुए। इसे बचा। हम उससे बहस करके समय बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, उन सभी ठिकानों पर अब गिल्ड और टीमें कब्जा करने वाली हैं। जैसे ही जू फेंग सड़क पर निकला, उसे कई खिलाड़ियों ने धक्का दे दिया जो शहर से बाहर निकलकर दूसरे ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, उसकी आलस्य और जल्दबाजी न करने के व्यवहार के कारण उसे अपमानित भी होना पड़ा। ये नौसिखिए खिलाड़ियों का झुंड है, जू फेंग ने बस मन ही मन सोचा। उसे हारा हुआ कहना, जबकि असल में असली हारे तो वे ही थे, जो उसकी चाल में फंस गए और धोखा खा गए। यह तो कहना ही क्या, वह इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं होने वाला था। उनकी परवाह न करते हुए, जू फेंग शांति और धैर्य से भाड़े के सैनिकों के संघ की ओर चल पड़ा, उस रास्ते से जो एनपीसी गार्ड्स और उच्च रैंकिंग वाले एनपीसी के लिए खास था। जब उसके पास से गुजर रहे खिलाड़ियों ने उसका रास्ता देखा, तो वे दंग रह गए। अरे, क्या फोरम पोस्ट वाला रहस्यमय खिलाड़ी यही है? शायद ऐसा ही है, लेकिन अभी हमारे पास इसकी चिंता करने का समय नहीं है। मैंने सुना है कि सिल्वर विंड गिल्ड ने पहले ही 2 ठिकानों पर छापा मारा है और हालांकि उन्हें कोई दुर्लभ उपकरण नहीं मिला, फिर भी उन्हें कुछ उपयोगी जरूर मिला है। अरे, गिल्ड लीडर जेंटल विंड सचमुच दिव्य दुनिया पर तूफान ला रहा है। ऐसा कहने के बाद, अब किसी ने भी जू फेंग पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, उनका तथाकथित विशेषाधिकार एक बड़ा सवाल बना रहा, लेकिन अब इन खिलाड़ियों के लिए यह मुख्य प्राथमिकता नहीं रही। ट्रेंडिंग तो बस ऐसे ही होती है। एक पल आप दुनिया के सबसे वायरल इंसान होते हैं, और अगले ही पल आप उनकी नज़रों में रेत के एक कण के भी लायक नहीं रह जाते। बहरहाल,
जू फेंग को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आखिरकार वह भाड़े के सैनिकों के संग में पहुंच ही गए। ज्यादातर लोगों की यह उम्मीद के विपरीत कि भाड़े का संगठन एक ढीला-ढाला और कुछ हद तक जर्जर हालत में होगा, यह जगह उससे कोसों दूर थी। भाड़े का संघ एक मजबूत, सुव्यवस्थित इमारत में स्थित था, जिसकी बाहरी संरचना साफ सुथरी और प्रभावशाली थी। प्रवेश द्वार पर संघ के प्रतीक चिन्ह वाले बैनर हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। अंदर जाते ही जू फेंग ने तुरंत देखा कि जगह बेदाग साफ और व्यवस्थित थी। पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श झूमरों की हल्की रोशनी में चमक रहे थे और दीवारों पर हथियारों और कवच के रैक लगे थे, जिनका रखरखाव बहुत सावधानी से किया गया था। एक दीवार पर एक बड़ा बुलेटिन बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े करीने से नौकरी के अनुरोध और घोषणाएं लिखी थीं। पूरे परिसर में आरामदायक बैठने की जगह थीं, जहां भाड़े के सैनिक इकट्ठा होकर रणनीतियों पर चर्चा कर सकते थे या मिशनों के बीच आराम कर सकते थे। मैं इसे उचित संगठन कहता हूं, जू फेंग ने प्रशंसा करते हुए बाहरी और आंतरिक डिजाइन को मंजूरी दी, जो उनके भाड़े के सैनिक को सबसे अधिक आराम प्रदान करता था।